नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट की। यदि बात करते हैं तो आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे जनजातियाँ यानी भारत के ट्राइब्स के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से हमारी कुछ जो है रह गई थी, यानी 2-4 मिनट का रह गया। हम पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक जनजातियाँ। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कल के टॉपिक की, कल का टॉपिक था हमारा जनजातियाँ। तो कौन कौन से रह गए थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की जनजाति रह गई थी और उड़ीसा की रह गई थी। बाकी सभी राज्यों की हम कल की क्लास में कर चुके थे। तो गोवा की यदि बात की जाए तो घोड़िया और बर्ली याद रखेंगे। घोड़िया एवं बर्ली याद रखेंगे दोस्तों। घोड़िया एवं बर्ली, तो ये दोनों जनजाति कहाँ पे, गोवा राज्य में रहती हैं। साथ ही दोस्तों, अब उड़ीसा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे बगता और भूमिज। कौन सी दोस्तों, बगता और भूमिज, तो ये दोनों जनजातियाँ उड़ीसा में रहती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यानी भारत के जो उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र में कौन सा जनजाति प्रजातीय समूह जो है पाया जाता है, मंगोलायड जो है पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, मंगोलायड जो है पाया जाता है। और साथ ही भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। लिखेंगे दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र में, और हिमालय क्षेत्र में कहाँ पे दोस्तों, हिमालय क्षेत्रों में कौन सा या कौन सी प्रजातीय समूह पाया जाता है। कौन सा प्रजातीय समूह जो है पाया जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं मंगोलायड पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, मंगोलायड समूह पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, भारत की संथाल प्रजाति संथाल जनजाति की वहाँ यहाँ पे हम बात करते हैं। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं किस प्रजाति से। तो लिखेंगे दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ PYQ कर लेते हैं जिनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पे स्थित है। तो इनको जो है हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप सभी को पता हो जाए कि कौन से यानी किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। PYQ की यदि बात की जाए तो एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे थारू जनजाति कहाँ पे है दोस्तों, थारू जनजाति की यदि बात की जाए तो थारू जनजाति कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे गद्दी जनजाति कहाँ पे है, गद्दी
जनजाति, गद्दी जनजाति की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। धौलाधर पर्वत श्रेणी पर कहाँ पे दोस्तों? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। और ये धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश में है। यानी गद्दी जनजाति कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों सरहुल त्योहार की यदि बात की जाए तो ये कौन सी जनजाति का? मुंडा जनजाति का है सरहुल त्योहार। किसका दोस्तों? ये मुंडा का। याद रखें दोस्तों, मुंडा का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी? खैरवाड़ जनजाति। कत्था बनाने वाली जनजाति। तो कौन सी जनजाति जो है कत्था बनाती है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति याद रखें दोस्तों, खैरवाड़ जनजाति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भोटिया और लेपचा। भोटिया और लेपचा ये दोनों कहाँ पे? सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में दोनों पूछी गई हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मुंडा जनजाति कहाँ पे? झारखंड में। मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की यदि बात की जाए कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अहोम जनजाति। अहोम जनजाति ये कहाँ पे? ये असम में है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोकी जनजाति की। कोकी जनजाति। कोकी जनजाति कहाँ पे है? ये पड़ती है दोस्तों मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में है। और साथ ही दोस्तों चैंचू जनजाति की यदि बात की जाए, चैंचू जनजाति ये कहाँ पे है? ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी ट्राइब्स वाला जो है हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और ये सारी जनजातियाँ जो है पूछी गई हैं। अब इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। और उसके बाद जो हम यहाँ पे जलवायु के बारे में हम अपना नया टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं। तो पहले आप इनका एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों गोवा की यदि बात की जाए, गोवा में घोड़िया और बरली ये दोनों जनजाति रहती हैं। उड़ीसा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बगता और भूमि जनजाति तो ये यहाँ पे रहती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्रों में कौन सी प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलायड समूह जो है पाया जाता है। भारत की जो है संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से जो है भारत की संथाल जनजाति का संबंध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों PYQ यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जनजातियों से। थारू जनजाति कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गद्दी जनजाति धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। सरहुल त्योहार मुंडा जनजाति मनाती है। कत्था बनाने वाली जनजाति है खैरवाड़ जनजाति। भोटिया और लेपचा ये दोनों सिक्किम में पाई जाती हैं। मुंडा जनजाति झारखंड में है। अहोम जनजाति असम में। कुकी जनजाति कहाँ पे है? तो कुकी जनजाति मणिपुर में। चैंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जलवायु यानी क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ताप, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं जलवायु यानी क्लाइमेट में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु यानी क्लाइमेट की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट। तो इसमें क्या क्या जो है हम पढ़ने वाले हैं? तो ताप और साथ ही दोस्तों यहाँ पे वर्षा। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हो गया। और साथ ही दोस्तों हवाओं की दिशा कैसी है? हवाओं की दिशा कैसी है? तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी आज ही की क्लास में जो है हम जानने वाले हैं कि कौन से मानसून से जो है वर्षा होती है और भारत के लिए जो है फ़ायदेमंद होती है।
तो हवाओं की दिशा की यदि बात करते हैं तो ये कैसी होती है, तो इन सभी की स्टडी यानी अध्ययन करना ही जो है जलवायु का अध्ययन कहलाता है। लिखेंगे दोस्तों, यानी इन इन सभी की स्टडी करना, इन सभी की स्टडी बोले तो अध्ययन, याद रखें दोस्तों, करना स्टडी करना ही जलवायु का अध्ययन कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। तो ये आपको जलवायु की परिभाषा याद रखनी है, यानी इन सभी का अध्ययन करना ही जो है जलवायु का अध्ययन जो है कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मौसम और जलवायु में क्या परिवर्तन है, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मौसम के बारे में, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम की यदि बात की जाए, मौसम यानी वेदर, यानी वायुमंडल की वह अवस्था जो समय समय पर बदलती रहती है, वह मौसम कहलाता है। जबकि जलवायु यानी क्लाइमेट की हम बात करेंगे तो वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है, तो उसको जलवायु यानी क्लाइमेट जो है कहा जाता है। तो इन दोनों परिभाषाओं को लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। वायुमंडल की वह अवस्था, वह अवस्था वायुमंडल की वह अवस्था जो समय समय पर बदलती रहती है, क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में। जलवायु यानी क्लाइमेट की यदि बात की जाए, वायुमंडल की वह अवस्था, वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है, जलवायु कहलाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये मौसम एवं जलवायु की डेफिनेशन हो गई, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की जलवायु कैसी है, यानी जो भारत यानी इंडिया है, यहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी लिखेंगे, भारत की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु लिखेंगे दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून की यदि बात करेंगे, मानसून यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं, यानी मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं, ये इसका अर्थ हो जाता है किसका, मौसम का। याद रखेंगे। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों मानसून की यदि बात करेंगे, मानसून की डेफिनेशन, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जिसका क्या अर्थ है दोस्तों, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं, दिशा बदलने वाली हवाएं।
तो ये जो है मानसून की डेफिनेशन जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे, यानी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों जलवायु यानी क्लाइमेट की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो जलवायु यानी क्लाइमेट में हम पढ़ने वाले हैं ताप, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा के बारे में। तो यानी इन सभी की स्टडी करना ही जलवायु का अध्ययन जो है कहलाता है। अब मौसम की यदि बात की जाए तो मौसम की डेफिनेशन क्या है। मौसम यानी वेदर, वायुमंडल की वह अवस्था जो समय समय पर बदलती रहती है वह मौसम यानी वेदर कहलाती है। जलवायु यानी क्लाइमेट, वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है वह जलवायु यानी क्लाइमेट कहलाती है। अब भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मानसून क्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ की यदि बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ से जो पवनें निकलती हैं, तो ये जो है इन पवनों से जो है भारत के कौन कौन से राज्य जो है प्रभावित होते हैं, तो इन सभी के बारे में जो हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैप जो है बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने जो है मैप बना लिया है दोस्तों। तो मैप की यदि बात करते हैं तो ये जो है तो ये हमने यहाँ पे दोस्तों एक मैप बनाया। तो दोस्तों यदि मैप बनाया तो आप देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे भूमध्य सागर है। याद रखें दोस्तों यहाँ पे भूमध्य सागर, इधर भूमध्य सागर है, क्या है दोस्तों, इधर है भूमध्य सागर। अब दोस्तों भूमध्य सागर से जो है कुछ पवनें हैं जो कि अपने साथ जो है यहाँ पर बहुत सारा जल इकट्ठा कर लेती है अपने साथ। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये पवनें निकलती हैं, तो यहाँ से जो है ये इधर से आगे बढ़ती हैं, इधर से होती हुई, यानी जो यहाँ से भूमध्य सागर से जो पवनें होती हैं यानी हवाएं होती हैं वे अपने साथ जो है नमी भरकर जो है भारत की तरफ बढ़ती हैं। अब दोस्तों जब ये भूमध्य सागर से ये पवनें जाती हैं तो इन पवनों से जो है भारत के कौन कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे पंजाब, याद रखें दोस्तों पंजाब, और साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश यानी एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी जो भूमध्य सागर से पवनें निकलती हैं वह सभी जो है जब ये भारत की तरफ बढ़ती हैं तो इन पवनों से जो है भारत के ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रभावित होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनको जो है थ्योरी वाइज लिखेंगे, यानी यह जो है शीतोष्ण चक्रवात होता है। यह जो है दोस्तों एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, यानी जब ये भूमध्य सागर से पवनें निकलती हैं तो यह जो एक शीतोष्ण चक्रवात जो है होता है, और यह भूमध्य सागर से नमीकरण करता है और भारत की ओर आता है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वर्षा होती है, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में जो है वर्षा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसलों के लिए जो है लाभदायक होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। क्या, मावट जो है कहते हैं। तो इनको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, थ्योरी लिखेंगे तो ये आप सभी को अच्छे से सारे पॉइंट एकदम याद हो जाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यह एक शीतोष्ण यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। यह जो है दोस्तों एक शीतोष्ण चक्रवात है। और साथ ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। यह भूमध्य सागर से नमी
ग्रहण करता है। यह जो है भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है और भारत की ओर आता है। भारत की ओर आता है। भारत की ओर आता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम में 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 वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम में जो है वर्षा होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम में जो है कौन कौन से राज्यों में जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है, एचपी हिमाचल प्रदेश में, यूके उत्तराखंड में, साथ ही दोस्तों पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान में भी होती है थोड़ी बहुत वर्षा, और साथ ही वेस्टर्न यानी पश्चिमी यूपी में भी होती है। पश्चिमी यूपी में तो ये पश्चिमी विक्षोभ से जो है इन सभी में जो है वर्षा होती है। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से जो ये वर्षा होती है तो इस वर्षा से रबी की फसलों के लिए फ़ायदा होता है। तो लिखेंगे दोस्तों यानी पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है रबी की फसल के लिए जो है कौन सी वर्षा जो है लाभदायक मानी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। मावट कहते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों पहले हम इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जो है जानेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी पश्चिमी विक्षोभ की। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ यानी यहाँ पे है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जो पवनें निकलती हैं तो ये जो है अपने साथ बहुत सारी नमी एकत्र करती हैं और नमी इकट्ठी करने के बाद जो है दोस्तों ये भारत की तरफ बढ़ती हैं और इससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान इन सभी राज्यों को जो है प्रभावित करती हैं। अब दोस्तों जैसे यह जो एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, यह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है और भारत की ओर जो है आता है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम में जो है वर्षा होती है यानी जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिमी विक्षोभ से जब मानसून आता है तो इन क्षेत्रों में जो है वर्षा होती है। तो कौन कौन से राज्यों में वर्षा देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसलों के लिए जो है लाभदायक होती है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से जो है होने वाली वर्षा को राजस्थान में जोवट नहीं मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मावट जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून की यदि बात की जाए तो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। तो दोस्तों यहाँ से जो है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसको जो है हम 3 शाखाओं में बांटकर जो है पढ़ते हैं। यानी पहली शाखा जो है 1 जून को केरल के तट पर जो है ये पवनें जो है पहुँचती हैं और दूसरी शाखा की यदि बात की जाए, दूसरी शाखा महाराष्ट्र के मुंबई तट से होती हुई जो है भारत के मध्य भाग में वर्षा होती है। और थर्ड शाखा की यदि बात की जाए तो गुजरात के सौराठ से होती हुई जो है अरावली पर्वत
के सहारे जो आगे बढ़ती हैं, राजस्थान और पंजाब में कुछ वर्षा जो है होती है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसकी जो हम 3 शाखाओं को जो है पढ़ते हैं, और तीनों शाखाओं से कहाँ कहाँ जो वर्षा देखने को मिलती है, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप सबसे पहले एक मैप बनाएंगे और उसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून को 3 शाखाओं में बांटकर पढ़ते हैं, 3 शाखाओं में बांटकर पढ़ते हैं। अब तीनों शाखाओं को जो है मैप में दर्शाएंगे और उसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, मैप बनाएंगे और उसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है, अब पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद जो है मैप को जानेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हमारा जो है टाइम समाप्त होने वाला है, ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यानी इसकी थ्योरी जो है समझ लेते हैं। और यानी सबसे पहले जो है केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है, और इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो हैं पश्चिमी घाट से टकराती हैं और खूब वर्षा होती है। और साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दूसरी शाखा है, ये 5 से 10 जून के आसपास जो है मुंबई तट से टकरा कर भारत में प्रवेश करती है, और भारत के जो है मध्य भाग में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा से। अब यदि बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो अरब सागर की तीसरी शाखा है, ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है, तथा राजस्थान के कुछ भाग और पंजाब में वर्षा जो है करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम मैप बनाकर कल को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं बचा ताकि ये सारा कंप्लीट हो चुके, इसलिए इसको हम कल अच्छे से जो है पढ़ेंगे मैप बनाकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।